आज सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मऊ में कल हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिनमें कई दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ हुई और इसमें 6 लोग घायल भी हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन दंगों का कारण जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये दंगे हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के जीतने के बाद, यानी भारत ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली तो उस पर ज्यादातर जगहों पर तो जश्न मन रहा था, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पर हिंसा हो गई और हिंसा हुई। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब मऊ शहर में लगभग 100 युवा 40 से 50 बाइक्स पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे। यह जुलूस जब मऊ की जामा मस्जिद के पास पहुंचा तब वहां मस्जिद के सामने जश्न मनाने पर एक विवाद हुआ और इसके बाद यहां पर हिंसा भड़क गई। इस घटना को लेकर हिंदू पक्ष ने 5 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सामने भारत की जीत का जश्न मनाने का विरोध कर रहा था। दूसरा, इस जुलूस में जो लोग मस्जिद वाले इलाके में फंस गए थे उनके साथ मारपीट हुई और उनसे कहा गया कि वो मुस्लिम इलाकों में जश्न मनाने के लिए क्यों आए हैं, वो वहां नहीं आ सकते। तीसरा, जो लोग आगे निकल चुके थे जब उन्हें इस घटना के बारे में सूचना मिली तो वो वापस लौट कर आ गए उस इलाके में और उनका उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों के साथ टकराव हुआ। आरोप है कि इसी टकराव के दौरान मस्जिद के पास जो मकान है उनकी छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद एक पक्ष ने हमला बोल दिया। चौथी बात, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ बाइक्स में आग लगा दी, हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर पत्थरबाजी की और आरोप है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन ये सिर्फ आरोप हैं, इनकी जब जांच होगी तो सही बात पता चलेगी। जब कोई भी घटना होती है उसके 10-12 घंटे के बाद जब आप उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं तो आप आरोप ही बता सकते हैं। दोनों पक्षों के आरोप क्या हैं, दोनों पक्षों का क्या कहना है, दोनों पक्ष क्या हैं, यही आप बता सकते हैं, क्योंकि तब तक जांच शुरू नहीं हुई होती और जांच की रिपोर्ट नहीं आई होती। अब तक कथित रूप से मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकालने का विरोध होता था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने या मुस्लिम इलाकों में भारत की जीत का जश्न मनाने की आखिर जरूरत ही क्या है। ये बात हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में ये मुस्लिम और हिंदू इलाके आखिर कब बने, ये किसने तय किया कि ये हिंदुओं का इलाका बन गया है और ये मुसलमानों का इलाका बन गया है। ये संविधान के किस पन्ने पर लिखा है, ये हमारे देश के कानून में कहां लिखा है कि ये इलाका अब से हिंदुओं का इलाका बन गया, यहां मुसलमान नहीं आ सकते, और ये मुसलमानों का इलाका बन गया, यहां हिंदू नहीं आ सकते। और धर्म के आधार पर इलाकों का यह बंटवारा कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन ये हो चुका है। और सोचिए, अगर भारत की जीत का जश्न भारत में नहीं मनाया जाएगा तो फिर कहां मनाया जाएगा। भारत की क्रिकेट टीम हिंदुओं की क्रिकेट टीम नहीं है और कल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हिंदुओं की क्रिकेट टीम नहीं जीती है, भारत की क्रिकेट टीम जीती है, जिसमें सब धर्म के लोग खेलते हैं। पूरे भारत की क्रिकेट टीम है ये, जिसमें अलग अलग धर्म और जातियों के खिलाड़ी हैं। इसमें रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, मोहम्मद शमी भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं। बड़ी बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी अपने धर्म और अपनी जाति की अलग यूनिफॉर्म नहीं पहनते। ये किसी कोटा के तहत नहीं आए हैं, किसी रिजर्वेशन के तहत नहीं आए हैं, बल्कि ये भारत की यूनिफॉर्म पहनते हैं, भारत की जर्सी पहनते हैं, जिस पर इंडिया लिखा होता है और जिसका रंग होता है नीला। दुख की बात यह है कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों पर देश के ही हिंदू और मुसलमान बंट जाते हैं और मध्य प्रदेश के इन सांप्रदायिक इस हिंसा ने आज पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, हैरान कर दिया है। जिस समय मध्य प्रदेश में भारत की जीत के जश्न पर यह हिंसा हो रही थी, उस वक्त दुबई के स्टेडियम में विराट कोहली मोहम्मद शमी की मां के पैर छूकर अपनी जीत के बाद उनका आशीर्वाद ले रहे थे। और यह है असली भारत। भारत के असली हिंदू और मुसलमान वो नहीं हैं जो देश की जीत पर हिंसा करते हैं, बल्कि असली हिंदू और मुसलमान विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे को गले लगाते हैं,
एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करते हैं। और आज आप इन तस्वीरों से यह भी समझ पाएंगे कि भारत की संस्कृति और संस्कार कितने महान हैं। इस तस्वीर को आप देखिए और इस तस्वीर में आपको विराट कोहली, मोहम्मद शमी की मां के पैर छूते हुए दिखाई देंगे। और हुआ ये कि जीतने के बाद मोहम्मद शमी अपने परिवार को लेकर आए और वो चाहते थे कि विराट कोहली उनके परिवार से मिलें, उनकी मां से मिलें और उनके साथ एक फोटो खिंचवाएं। अब आप देखिए विराट कोहली भी हैं कितने बड़े सुपरस्टार, और विराट कोहली जब मोहम्मद शमी के परिवार से मिले तो उन्होंने सबसे पहले उनकी मां के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। हिंदू और मुस्लिम एकता की इससे बड़ी कहानी और तस्वीर क्या हो सकती है, और यही तो है असली भारत। विराट कोहली पूरी दुनिया के लिए एक महान खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन जब वो स्टेडियम में मोहम्मद शमी की मां से मिलते हैं तो उनके पैर छूकर उनका आदर और सम्मान करना नहीं भूलते। ये तस्वीरें इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस्लाम धर्म में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा नहीं है और इसे अल्लाह के खिलाफ माना गया है, जबकि हिंदू धर्म में इसी परंपरा का विशेष स्थान है और यह परंपरा बड़ों के प्रति आदर, सम्मान और विनम्रता के भाव को दर्शाती है। अब हम आपको यह बताएंगे कि कल भारत की जीत में पाकिस्तान कहां गायब हो गया, जबकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इसका जो ऑफिशियल होस्ट है वो तो पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान ने ही तो इसका आयोजन किया था, लेकिन कल मैच के बाद जितनी भी सेरेमनी हुई उसमें पाकिस्तान बिल्कुल गायब था। आपको भी नहीं पता होगा कि असल में चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में हुई है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था और बहुत सारे लोग अब यह पूछ रहे हैं कि जब भारत को ट्रॉफी दी गई तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दूसरे प्रतिनिधि पोडियम पर, स्टेज पर मौजूद क्यों नहीं थे? कोई एक आदमी तो होता। और उस समय सिर्फ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वहां पर मौजूद थे। और उससे पहले भी जब भारत के खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी का व्हाइट कोट पहनाया गया तब भी पोडियम पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिनी मौजूद थे और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से वहां पर कोई नहीं था, जबकि मेजबानी इस टूर्नामेंट की पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान का दुर्भाग्य देखिए, कितनी किस्मत खराब है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान ने करवाया, इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए, लेकिन ना तो पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची और ना ही फाइनल मैच पाकिस्तान में हुआ। और जब ये टूर्नामेंट खत्म हुआ तो पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। पाकिस्तान का नाम सिर्फ पोडियम पर नीचे लिखा हुआ था और भारतीय खिलाड़ियों को जो कोट पहनाए गए चैंपियंस ट्रॉफी के, सिर्फ उन पर छोटा सा कहीं पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था और बाकी कहीं पाकिस्तान का नाम था ही नहीं। ये जो कोट आपने देखे हैं, भारतीय टीम ने जो सफेद कोट उसके बाद पहने, उन कोट्स पर जरूर यहां पर लिखा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी और नीचे लिखा था पाकिस्तान। इन कोट की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी बीमार थे और उन्होंने अपनी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर सुमेर अहमद और उस्मान वहला को दुबई भेजा था, लेकिन आईसीसी की तरफ से उन्हें पोडियम पर आने के लिए एक बार भी आमंत्रित नहीं किया गया और अब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इसके खिलाफ आईसीसी में अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। हालांकि सूत्रों से पता चला है हमें कि आईसीसी के मुताबिक पोडियम पर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को ही बुलाया जा सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष ही आ सकता था, लेकिन क्योंकि उनके अध्यक्ष दुबई में थे ही नहीं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने विजेता टीम को यह ट्रॉफी दी। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भी इस पर बड़ी हैरानी जताई है और पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया पर भी ये लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। 29 सालों के बाद पाकिस्तान में किसी आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें पाकिस्तान की टीम बिना कोई मैच जीते ही बाहर हो गई, जबकि भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले और इसके बाद भी लाहौर के स्टेडियम में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया और यह है भारत की असली ताकत। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के लोग गुस्से में हैं
और कह रहे हैं कि उन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ जाएंगे। अब आपको ये बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र से मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए और क्या इसे हटाया भी जा सकता है। जब से फिल्म छावा आई है, छावा को लेकर देश में औरंगजेब के अत्याचारों पर एक नई बहस शुरू हो गई है। वो बहस अब इस सवाल पर आकर अटक गई है कि क्या महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र आखिर हमने यहां पर क्यों बनाकर रखी है। जब औरंगजेब ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं तो हम औरंगजेब की इतनी शानदार कब्र कैसे बना सकते हैं। और ये मांग छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने उठाई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस कब्र को महाराष्ट्र से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और इसी वजह से अब यह बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई में औरंगजेब की कब्र को हटाया जा सकता है। आज से 318 वर्ष पहले वर्ष 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी कब्र का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र का नाम औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर ही रखा गया था। यह बात हमेशा याद रखिएगा, इस जगह को औरंगाबाद क्यों कहा जाता है। औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर पड़ा है। हालांकि अब बीजेपी की सरकार में इस जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। भारत के लोगों को आजादी के बाद कई दशकों तक यही बताया गया कि औरंगजेब एक महान योद्धा था, लेकिन सच ये था कि औरंगजेब ने भारत के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। उसके 49 वर्षों के शासनकाल में 46 लाख लोग मारे गए थे। सोचिए, 49 वर्षों तक उसने शासन किया और 46 लाख लोग मारे गए। इस दौरान उसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या करवाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि औरंगजेब के इस अत्याचार को लोगों ने तब स्वीकार किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। स्कूलों कॉलेजों में औरंगजेब की बातें पढ़ाई गई, औरंगजेब के नाम पर शहरों के नाम रख दिए गए और अब जब इस पर एक फिल्म बनी है तब जाकर लोगों को असली कहानी के बारे में पता चला है। तो देखिए, कई बार फिल्में भी समाज को बदलने में बहुत काम करती हैं। औरंगजेब की कब्र को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने आजादी से पहले ही संरक्षित स्थल यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था और अब यह कब्र ASI के अधिकार क्षेत्र में आती है और इस समय महाराष्ट्र की सरकार इसे चाहकर भी हटा नहीं सकती। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसे हटाने की इजाजत देती है तो इस कब्र को शिफ्ट किया जा सकता है और औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से और औरंगाबाद से हमेशा के लिए हटाई जा सकती है। यह संभव है। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां इतिहास में अत्याचार करने वाले शासकों को भी इतना सम्मान मिला और आज भी इनका महिमा मंडन किया जाता है। आप ज्यादा पीछे मत जाइए, बांग्लादेश को याद कीजिए, जहां सत्ता बदलते ही बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। वहां के लोगों ने कहा कि अब वो उन्हें अपना आदर्श नहीं मानते। उनके नाम पर जितने भी स्कूल, कॉलेज और बाकी की चीजें हैं, सबको वहां से हटाया जा रहा है। वहां के टेक्स्ट बुक में, स्कूलों में और कॉलेजों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनमें से भी उनका नाम हटाया जा रहा है। अब वहां की सरकार और लोग कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना उनके बारे में। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों में लेनिन की प्रतिमाएं तोड़ दी गई। वो उस इतिहास को मिटा देना चाहते थे। इसी तरह इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में गद्दाफी, जर्मनी में हिटलर, स्पेन में अत्याचार करने वाले तानाशाही शासकों की प्रतिमाएं बहुत बार तोड़ी गई। हर वो देश जिसे जब ये बात समझ में आती है कि उस देश पर, उस देश के समाज पर किसी ने पीछे बहुत अत्याचार किया है, समाज का बहुत नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है, तो वो चेतना आने के बाद वो देश सही कदम उठाता है, उस इतिहास को बदलने की कोशिश करता है और ऐसी चीजों को हटा देता है जिससे उन्हें अपने काला इतिहास की याद आए। लेकिन भारत शायद अकेला देश होगा जिसने अपने लोगों पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों, उनके नाम पर भी सड़कों के नाम रखे, शहरों के नाम रखे, उन्हें स्कूल कॉलेजों में टेक्स्ट बुक पर में पढ़ाया
जब मुस्लिम आक्रमणकारी चले गए तो अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया, अंग्रेजों ने कितना लूटा इस देश को, लेकिन हमने अंग्रेजों के नाम पर भी सड़कें रखी हैं, पार्क्स के नाम रखे हैं, इमारतों के नाम रखे हैं। आज अगर आप देखें, इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किए और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने किए। और आज हमारे देश में इन दोनों के नाम पर ही सड़कों के नाम भी हैं, शहरों के नाम भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नाम भी हैं। इन्हें स्कूल और कॉलेजों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। इनकी प्रतिमाएं और मूर्तियां आज भी आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगी। और आज भी हम उस काले इतिहास को अपने सीने से चिपका कर रखना चाहते हैं, जबकि खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले पश्चिमी देशों ने भी कभी ऐसा नहीं किया। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। जेसीबी मारला, खापकीन केलं की केलं, या टाकून पडत ठेवून काय उपयोग आहे? म्हणजे काय, तो लुटायला झाला होता, चोर होता तो, त्याचं उदात्तीकरण काय करायचं? खबर को छुपाने के लिए कबर की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए। औरंगजेब की भी कबर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। काय को संगमरमर लगाया, क्यों लगाया? वो दुष्ट था जिसने अपने बाप को जेल में रखा, पानी के बूंद के लिए मोहताज किया, बुरा है। तो आज बड़ा सवाल यही है कि औरंगजेब जैसे और भी बहुत सारे अत्याचारी हैं जिन्होंने हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, हमें लूटा है। इसमें अंग्रेज भी हैं और मुस्लिम आक्रमणकारी भी हैं, लेकिन तब भी हम उनकी यादों को मिटाना नहीं चाहते। इसलिए केंद्र सरकार को कम से कम यहां से शुरुआत करनी चाहिए और हो सके तो उन्हें औरंगजेब की इस कब्र को औरंगाबाद से हटा देना चाहिए। अब आपको यह दिखाते हैं कि जिस भारत में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, यानी हमारे लिए बाहर से आने वाले मेहमान भगवान के समान हैं, उसी भारत में विदेशी महिलाओं के साथ क्या सुलूक होता है। 8 मार्च को पूरी दुनिया ने महिला दिवस मनाया। हमारे देश में भी महिलाओं के सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कही, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग हमारे देश की महिलाओं को लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस देश में आज भी महिलाओं का रात में अकेले निकलना सुरक्षित नहीं है। और 6 मार्च को कर्नाटक के हम्पी में ही देखिए, उसी दिन हम महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं की आजादी का जश्न मना रहे हैं। और आप देखिए, उसी के आसपास कर्नाटक के हम्पी में 2 महिलाओं के साथ रेप हो जाता है और पीड़ित महिलाओं में से एक इजराइल की नागरिक है और दूसरी महिला हमारे ही अपने देश भारत की नागरिक है। 6 मार्च की रात को इजरायली महिला और 3 अन्य पर्यटकों ने यह तय किया कि वो तुंगभद्र नहर के किनारे जाकर बैठेंगे, गिटार के साथ कुछ गाने गाएंगे, संगीत का आनंद लेंगे, खुले आसमान में रात में तारे देखेंगे और अपनी छुट्टियां मनाएंगे इस सुंदर उपवन में और इस झील के किनारे बैठकर। आपने अक्सर ऐसा फिल्मों में देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, जब लोग जाते हैं, बहुत सारे पर्यटक, वो कहीं किसी नदी, तालाब, किसी झील के किनारे, सुंदर जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच कैंपिंग करके वहाँ पर रात बिताते हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं पर संगीत का आनंद लेते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। आपने ऐसा बहुत बार अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये सब बातें फिल्मों में और वीडियोज़ में ही ठीक हैं, क्योंकि हकीकत में क्या होता है देखिए। जब ये लोग तुंगभद्र नहर के किनारे बैठे तो थोड़ी देर के बाद 3 अपराधी पेट्रोल पंप पूछने के बहाने उनके पास आए। फिर उन्होंने इन लोगों को पहले पीटा, उनके सारे पैसे और मोबाइल फोन लूट लिए और तीनों पुरुषों को, जो इस ग्रुप में 3 पुरुष थे, उन्हें नहर में धकेल दिया। और तीनों पुरुषों को पानी में धकेलने के बाद इन अपराधियों ने दोनों महिलाओं के साथ रेप किया। इस वारदात में उड़ीसा के 26 साल के एक व्यक्ति बेबास की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि जो अमेरिकी नागरिक और एक और व्यक्ति जो महाराष्ट्र के थे, ये लोग किसी तरह तैरने के बाद पानी से जान बचाकर बाहर निकल आए, क्योंकि हो सकता है शायद इन्हें तैरना आता होगा, तो ये तैरकर बाहर आ गए। लेकिन उड़ीसा का जो तीसरा पुरुष था, वो
नहीं बाहर आ पाया, उसकी मृत्यु हो गई। यह वारदात जिस राज्य में हुई, कर्नाटक जिसका नाम है, वहां कांग्रेस की सरकार है और शायद इसीलिए देश का विपक्ष इसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानता। हम्पी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां पर बड़ी संख्या में देश के और विदेशी टूरिस्ट आते हैं और इस वजह से माना जाता है कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी है, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन इसके बावजूद 2 महिलाओं के साथ रेप की यह घटना के बाद कर्नाटक की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, ना ही इस घटना पर कोई हंगामा हो रहा है, क्योंकि अपराध शायद एक कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है। अगर यही अपराध किसी और राज्य में हो चुका होता, यही अपराध अगर किसी भारत की महिला के साथ होता तो उसकी जाति पहले देखी जाती, उसके बाद देखा जाता किस वर्ग की है, पिछड़ी जाति तो नहीं है, धर्म देखा जाता और फिर उसके बाद ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता। लेकिन आप सोचिए, 2 जो विदेशी महिलाएं हैं, विदेशी पर्यटक हैं, वो भारत आते हैं भारत घूमने के लिए, उसके बाद जंगल में कैंपिंग करते हैं, वहां पर उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है। इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में दोबारा इस तरह की घटना ना हो। आप भी सावधान रहिए। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए कहीं भी चले जाएंगे अपने परिवार के साथ। अब आप सोचिए, इन घटनाओं को लेने के बाद कोई भी परिवार भारत में कहीं भी इस तरह कहीं भी पिकनिक पर जाने से जरूर डरेगा। और 3 चीजें कभी किसी से ना मांगे, समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि ये तीनों चीजें बिना मांगे वही देता है जो आपकी कद्र करता है।